कक्षा में इससे जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वनस्पति। ठीक है, या वन। ठीक है, वन और बाग में अंतर होता है। ये कृत्रिम तैयार होता है। बाग क्या है, गार्डन क्या है, कृत्रिम तैयार होता है। वन क्या है, ये प्राकृतिक होता है। ठीक है, तो हमारी आज की कक्षा इसी वनस्पति से संबंधित है, जो इन्वायरमेंट का भी विषय है और ज्योग्राफी का भी विषय है। और यहां से एक आध क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति रहती है। विशेषकर इसमें दो भाग में पढ़ना है। एक भाग तो पढ़ना है भारतीय वनस्पति का क्लासिफिकेशन, जो वर्षा और ऊंचाई के आधार पे हम लोग करते हैं। और दूसरा भाग पढ़ना है कि 2023 के अनुसार भारत का जो वन का रिपोर्ट है और बिहार का जो वन का रिपोर्ट है, उस दोनों को आपको देखने और समझने की जरूरत है। और इस तरह से तब जाकर आपका, कभी कभी होता है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन और सबसे कम वन पाए जाते हैं, बिहार में वनों का प्रतिशत कितना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिहार देश का उन जिलों में से है, उन राज्यों में से है जहां देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, और जिसका नाम है अररिया। इसको ध्यान रखेंगे, पटना तो है ही, लेकिन अररिया में भी बनाई जा रही है, इसको ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। तो यहीं से हम अपनी बातों को की आगाज करते हैं। और सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक रूप से जो हमारा वन क्षेत्र है उसको हम वनस्पति के नाम से जानते हैं। तो यहीं से आगाज करेंगे, लिखेंगे। प्राकृतिक दृष्टि से वनस्पति को, प्राकृतिक दृष्टि से वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। आज की कक्षा से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम घास के मैदान वगैरह को भी देख लेते हैं और इस तरह से यह कक्षा आपकी पूरी हो जाती है। हमारी वनस्पति को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? 2 फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। एक है रेनफॉल, वर्षा। यदि वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति कैसा होगा, छोटा होगा। एक है टेम्परेचर। यदि आपसे कभी पूछ दे कि निम्नलिखित में से वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे प्रभावित करने वाले कारक हैं ऊंचाई, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, क्या मारिएगा? रेनफॉल, वर्षा की मात्रा। तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि वन को सबसे ज्यादा प्रभावित 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 वर्षा की मात्रा तापमान ऊंचाई इत्यादि करता है। ऊंचाई इत्यादि करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
भूलेंगे नहीं कि पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकीय संतुलन, पारिस्थितिकीय संतुलन, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए 1986 के वन नीति के अनुसार, 1986 के वन नीति के अनुसार के अनुसार के अनुसार 33% 33% 33% वन क्षेत्र, वन क्षेत्र 33% वन क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में होना चाहिए, मैदानी क्षेत्र में होना चाहिए, मैदानी क्षेत्र में होना चाहिए। जबकि 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 पहाड़ी क्षेत्र में, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में 66% वन क्षेत्र होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 66% होना चाहिए। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। भारत में वन की गणना, भारत में वन की गणना, भारत में वन की गणना वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा, देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.25%, 24.25% वन और वृक्ष आवरण था, वन और वृक्ष आवरण था, आवरण था। ठीक है, सबसे ज्यादा किस राज्य में था वन? मध्य प्रदेश में। लिख देंगे, भूलेंगे नहीं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र था, सबसे अधिक वन क्षेत्र था, सबसे अधिक वन क्षेत्र था। अरुणाचल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल और छत्तीसगढ़ भी अग्रणी राज्यों में है, भी अग्रणी राज्यों में है, अग्रणी राज्यों में है। ठीक है, किस राज्यों में है? अग्रणी राज्यों में है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। घनत्व के दृष्टि से भारत में, घनत्व के दृष्टि से भारत में, घनत्व के दृष्टि से भारत में मिजोरम, अरुणाचल, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड
मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड 80% से अधिक 80% से अधिक वन क्षेत्र के रूप में वन क्षेत्र के रूप में वन क्षेत्र के रूप में है। ठीक है। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां 98% वन क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में 21.7 और 2.9, 21.7 और 2.9 ये क्या है? वन आवरण। और ये क्या है? वृक्ष आवरण। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 24.6 करीब हो गया ना। आपसे 2 क्वेश्चन बन जाता है इसमें। यदि ओवरऑल पूछ दिया तो 24.6 24.5% भी याद रखिएगा तो टिक लग जाएगा। यदि आपसे अलग अलग पूछ दिया कि वन आवरण कितना, 21.7, अब वृक्ष आवरण कितना, तो 2.9, उसको भी नोट में लिख दो, इसको अलग से लिख दो, तब ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो कहीं पूछ दिया तो गड़बड़ करके आ जाओगे। उसको लिख लीजिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा 3 कौन से स्टेट हैं जहां अधिक है वन क्षेत्र? जहां अधिक है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां 98% है? अंडमान निकोबार। ठीक है। कौन सा ऐसा वन राज्य है जो 80% से अधिक घनत्व है? तो मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम वन क्षेत्र कहां है? हरियाणा में। सबसे वन क्षेत्र कम कहां है? हरियाणा में। यह भी ध्यान रखना। तो लिख लिए, वहां लिख लिए ना, आगे लिख देंगे। इसी कड़ी में फिर लिखिएगा, इस कड़ी में ध्यान रखना है कि भारत वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति 1988 का पालन कर रहा है। राष्ट्रीय वन नीति किसका पालन कर रहा है? पालन कर रहा है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र पहले लिख लो। बिहार में वन प्रतिशत, पहले वो लिख लो। बिहार में वन प्रतिशत, वन क्षेत्र बाद में, वन प्रतिशत कुल भूमि का 7.30% है। 7.30%। और सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर और पश्चिम चंपारण में। और सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर और पश्चिम चंपारण में।
कैमूर और पश्चिम चंपारण में है। जबकि सबसे कम वन क्षेत्र कहां है? शिवहर और शेखपुरा में। शिवहर और शेखपुरा में है। अब पूरे देश में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिला में है? पूरे देश में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिला में है? राजस्थान के चूरू में है, पॉइंट में है। वहां वो भी नोट में लिख दो। पूरे देश में सबसे कम वन वाला जिला चूरू राजस्थान है। चूरू राजस्थान है। ठीक है, चूरू राजस्थान है। चूरू राजस्थान है। हमारा जो ये वन रिपोर्ट आता है वो कितने वर्षों पे आता है? 2 सालों पे आता है। क्योंकि अभी आपकी 2024 चल रही है, 2023 में आया था, और जब 2023 में आया था तो 2021 के आंकड़ों को लिया जाता है, और 2025 में आएगा तो 2023 तक के आंकड़ों को लिया जाता है। तो अभी 2025 में आने की संभावना, चूंकि जुलाई अगस्त में है, तो अभी यही रिपोर्ट से आपका क्या है, काम चल जाएगा। फिर नवीनतम इन द वर्स्ट केस आ गया तो फिर इसमें हालांकि बहुत ज्यादा प्रतिशत को छोड़ करके 24.6 की जगह हो सकता है 24.8 हो जाए। और न मध्य प्रदेश बदलेगा, न अरुणाचल, न छत्तीसगढ़। ऐसा तो है नहीं कि बिहार 7.5%, 7.30 आया, एक ही बार में चला जाएगा, वो मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ देगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मोटे तौर पर कोई खास, चूंकि हम तो विगत 24 साल से पढ़ाते हैं, 23 साल से पढ़ाते हैं, और जो भी वन रिपोर्ट है उसमें मोर और लेस, हाँ प्रतिशत का मैंने पहले ही कहा कि प्रतिशत का अंतर है कि 21 से 24 हो जाएगा तो अंतर है कि 24% है, 24.6%, 21.7 और 2.9 क्या है, वृक्ष आवरण क्षेत्र है। ये सब क्या किस में आ जाएगा? वृक्ष आवरण में आ जाएगा। और वन आवरण क्या, जो संगठित रूप से, जिसको प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है, तो वो हो गया आपका वन आवरण। और ये सब जो आपका जितना वृक्ष है ये सब किस में आ जाएगा? ये सब वृक्ष आवरण में आ जाएगा। तो इसको ध्यान में आ जाएगी, इस ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से बिहार और भारत का अपने एक तरह से देखने का, एक एंगल में देखने का प्रयास किया। बिहार की परीक्षा, बिहार से संबंधित तथ्यों पर विशेष नजर देते रहिए। अपने स्तर से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखिए। जितना इंटरेस्ट रखिएगा बिहार के न्यूज में, उतना आपके, अभी जैसे राजगीर विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय खुला तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां के पहले वाइस चांसलर रजनीकांत हैं, वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी बिहार के इर्द गिर्द, अभी जैसे रामसर स्थल सबको याद ही हो गया होगा कि जमुई में नक्की नकटी है, 3 हो गया है, तो याद रखिए। देखिए अभी सिपाही की परीक्षा में पूछा, सबसे बड़ी बात है कि इतनी छोटी परीक्षा में और इतनी बड़ी बात है, इसलिए तो हम हर कक्षा को मैं कहता हूँ अरे चुपचाप कर लो। आजकल परीक्षा का स्तर का कुछ पता नहीं होता है। छोटी परीक्षा में भी बड़ी बातें पूछी जाती है, बड़ी परीक्षा में भी छोटी बातें पूछी जाती है। ठीक है कि नहीं? इसीलिए ध्यान करके, तो सेटअप पे डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रश्नों को दे दे। ठीक है कि नहीं? अभी आप पढ़े ना कि रॉबर्ट हुक, नहीं डेड सेल पे, जीवित सेल पर लिविन हुक, तो दोनों पूछ सकता है आपके लिए। बेसिक में जानना है, रॉबर्ट हुक भी जानना है, लिविन हुक को भी जानना है। ऐसा नहीं कि लिविन हुक को छोड़ देना। हाँ, आईएएस की परीक्षा देते रहते तो ये सेल वगैरह के ऊपर ध्यान भी नहीं देना पड़ता। एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते कि सेल इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तब हम जो सेल का मॉडर्न सेल थ्योरी है बिरचॉफ का, उसके विषय बताते। आपकी परीक्षा में भी हमने बताया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया, क्योंकि वो आपकी परीक्षा का डिमांड में नहीं आता है। जहां जिस परीक्षा के डिमांड में जितनी बात आती है उतनी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। यही तो ट्रेंड होती है, इसी को ध्यान में करके रखना चाहिए। आगे लिखेंगे, क्या लिखे, क्या लिखे हैं? हाँ अब लिखो, अब लिखेंगे। भारत में निम्नलिखित प्रकार के, भारत में निम्नलिखित प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के वनस्पति के प्रकार हैं।
वनस्पति के प्रकार हैं, वनस्पति के प्रकार हैं, वनस्पति के प्रकार हैं। पहला, सबसे पहला लिखेंगे, क्योंकि भारत का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, भारत का जो क्लाइमेट है वो आपका उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल है। कैसा है? ट्रॉपिकल है। तो उष्ण कटिबंधीय तो सब में रहेगा, उष्ण कटिबंधीय तो सब में रहेगा। तो वर्षा की मात्रा के आधार पे हम उसको डील कर लेते हैं। जैसे वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो कैसी वर्षा हो, कैसा वनस्पति होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। कैसा वनस्पति होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो पहला टाइप है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, यह पहला टाइप है। तो पहला क्या है इसमें? 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा की मात्रा, ऊपर वर्षा की मात्रा। ठीक है, जहां भी ये 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा की मात्रा होगी वहां कैसी वनस्पति होगी? वहां सदाबहार वनस्पति होगी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। जैसे, जैसे लिख दीजिए, जैसे। अब दो एंगल से पढ़िए, कहां पाई जाती है और दूसरा किस तरह की वनस्पति का उदाहरण है। तो पाई कहां जाएगी? आपने 5-6 कक्षा किया ज्योग्राफी का, कहां पाई जाएगी? जहां वर्षा अधिक है, तो बताए थे ना, वेस्टर्न घाट। बायोडायवर्सिटी जहां अधिक है, टेम्परेचर और रेनफॉल बायोडायवर्सिटी को बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा वनस्पति इस तरह की कहां पाई जाएगी? पश्चिमी घाट में। तो लिखेंगे उदाहरण, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी राज्य, पूर्वी हिमालय। अब राज्य कौन सा है जहां यह पाई जाएगी? क्षेत्र या राज्य? पहला क्षेत्र या राज्य में सबसे पहले है पश्चिमी घाट। दूसरा, दूसरा क्या है? पूर्वी हिमालय। तीसरा क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कितने राज्य हैं बताए थे ना? 8 नहीं है, 7 है, और एक है सिक्किम अलग से। तो यदि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात होती है तो 7, ध्यान रखिएगा। 7 सिस्टर स्टेट इसको हम लोग कहते हैं। और एक अलग से है सिक्किम, जिसको बाद में 1975 में हमने 36वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया? सम्मिलित किया। तो यह ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से। आगे लिखिएगा। अब कौन कौन से प्लांटेशन होता है जो इसमें पाई जाती है? रबर। तो लिख देंगे उदाहरण है रबर, 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 बंबू बांस, कोकोनट, कोकोनट, महोगनी, 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 एबोनी, 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 एबोनी। ठीक है, एबोनी इत्यादि। महोगनी, एबोनी, रबर, बॉम्बूज, कोकोनट, ये सब किसका उदाहरण है? रोजवुड। एक और लिख देना, रोजवुड, रोजवुड। तो इसका उदाहरण कौन कौन सा है? रोजवुड, महोगनी, एबोनी, रबर, बम्बूज,
इत्यादि। ये एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। एनसीईआरटी भी देखिएगा, लाओ जी, एनसीईआरटी भी देखिएगा तो इन्हीं सारे उदाहरणों को लिखा है, ठीक है कि नहीं। और यह भी याद रखिएगा कि ये जितने क्षेत्र हैं वो सब हमारा हॉट स्पॉट है, मतलब जैव विविधता के दृष्टि से क्या है, ये सारे हैं हॉट स्पॉट। और हॉट स्पॉट इज फेमस फॉर, इट इज फेमस फॉर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। और भारत में विश्व का जितना जैव विविधता है उसका 7% जैव विविधता कहां पाया जाता है, 7% इंडिया में पाया जाता है, ठीक है कि नहीं। इसको लिख लीजिए नोट में, कहीं पर लिख लीजिए, कहीं पर जरूर लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में है, दूसरा है आपका, दूसरी वनस्पति लिखेंगे। दूसरी वनस्पति है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, इसे मानसूनी वन के रूप में भी जानते हैं। किसको? दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कहां पाई जाएगी, जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होगी। और इसका दूसरा नाम क्या है, मानसूनी वन। इसका दूसरा नाम है मानसूनी वन, एकदम टिप्स पे रहना चाहिए, मानसूनी वन। इसका दूसरा नाम मानसूनी वन है। और कहां कहां ये पाई जाती है, लिख देंगे। यह शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में, अरे जहां जहां मानसून है, जहां जहां मानसून है वहां पाए जाएंगे, पाए जाते हैं। जहां जहां मानसून है वहां ये पाए जाते हैं। कौन कौन ये पाए जाते हैं, इस पर टिक लगा दीजिएगा, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आप किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको याद रखना है कि इसके उदाहरण साल, सागवान, शीशम, ये सब महुआ, ये सब किसका उदाहरण है, ये सब मानसून वन का उदाहरण है। तो लिखेंगे साल, सागवान, शीशम, महुआ, कुसुम, आमला, आमला, सेमल, चंदन, ठीक है। तो ये
इसका क्षेत्र कौन सा है? इसका क्षेत्र है पश्चिमी घाट का क्षेत्र या राज्य, क्षेत्र या राज्य। तो पश्चिमी घाट का क्या? पर पूर्वी ढाल उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरे जहां जहां मानसून रहेगा वो सब कौन सा वन होगा? हम लोग क्या भी शीशम होता है, तो साल, सागवान, शीशम, ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट। क्या क्या माना जाता है? उदाहरण क्या है इसके? साल, सागवान, शीशम, महुआ, हुर्रा, महुआ, हुर्रा, सेमल, आमला, कितना चीज लिखिएगा, आमला, चंदन, आमला, चंदन इत्यादि। लेकिन तीन नहीं भूलिएगा। तीन कौन? तीन में है साल, सागवान, और जितना वुड लगा हुआ है सब है सदाबहार, रोज वुड, आयरन वुड, रबर, सिनकोना, ठीक है। वो सब किस में आएगा? जहां पानी अधिक रहेगा। जहां पानी अधिक का मतलब कि 200 सेंटीमीटर से अधिक यदि पानी हो जाए तो कौन सा वनस्पति वहां पाया जाएगा? तो वहां पाया जाएगा सदाबहार। वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी नहीं होता, वहां लिख देना, सदाबहार में एक लाइन लिख देना, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं, लिख दो ना उसमें, सदाबहार में एक लाइन लिख दो, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं। क्यों नहीं उपयोगी? क्योंकि घना होता है। तो घना होता है तो उसमें परिवहन जा ही नहीं पाएगा। तो उस कारण से ये क्या है, जैसे वो बेल्ट आपका वो घना बेल्ट है, ये बेल्ट क्या है? ये थोड़ा सा हल्का बेल्ट है। तो ये बेल्ट हल्का बेल्ट है तो यहां परिवहन जा सकता है, लेकिन उस बेल्ट में नहीं जाएगा ना, वो सदाबहार क्षेत्र है, तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है, क्योंकि परिवहन ही नहीं जाएगा, उसकी क्षमता का हम दोहन नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए आर्थिक रूप से कैसे विकसित होगा? कभी नहीं विकसित होगा। दूसरा, मानसून था, तो मानसून में साल, सागवान, शीशम, हम लोग अपने लकड़ी वाले में रेलवे ट्रैक जो बनता है वो भी लिख दो नोट में, रेलवे ट्रैक साल के वृक्ष से बनता है, और यह छोटा नागपुर के बेल्ट में अधिक पाई जाती है। रेलवे ट्रैक नहीं देखे हैं? रेलवे ट्रैक कभी? रेलवे ट्रैक साल के वृक्ष से बनता है, और यह अधिकांशतः छोटा नागपुर के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में मिलता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में मिलता है। जबकि सागवान से फर्नीचर तैयार होते हैं, जबकि सागवान से फर्नीचर तैयार होते हैं, जबकि सागवान से फर्नीचर तैयार होते हैं, फर्नीचर तैयार होते हैं, और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो सागवान से हम फर्नीचर तैयार करते हैं, सागवान, साल से हम रेलवे ट्रैक तैयार करते हैं। याद रखना, दो बातें और याद रखना, इसमें है चंदन की लकड़ी, और चंदन की लकड़ी कहां मिलती है? कर्नाटक में। तो लिख देंगे, उल्लेखनीय है कि चंदन की लकड़ी, उल्लेखनीय है कि चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी कर्नाटक में पाई जाती है।
चंदन की लकड़ी कर्नाटक में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी कहां पाई जाती है? कर्नाटक में। एक मानसूनी वन में एक वृक्ष होता है नीम का वृक्ष, और नीम का वृक्ष जहां भी लगाइएगा पॉल्यूशन क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। नीम अब पीपल, पीपल अधिक ऑक्सीजन भी निकालता है, ठीक है कि नहीं? तो नोट में लिख दो, नीम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष से प्रदूषण नियंत्रित की जाती है। नीम के वृक्ष और पीपल के वृक्ष से पॉल्यूशन कंट्रोल की जाती है। ठीक है। चलिए, ओके। अब तीसरा वनस्पति है जहां पानी कम होगा, 70 से 100 सेंटीमीटर। उसको क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय। तो सब में होगा, शुरू में ही लिखे, भारत की जलवायु कैसी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय। देखते हो अब अक्टूबर आ गया, मतलब सितंबर आ गया, सितंबर के बाद 10-20 दिन के बाद अक्टूबर आ जाएगा। एक समय में अक्टूबर में स्वेटर उटर निकालने की तैयारी क्या होती थी? अब हम लोग दिसंबर आ जाता है तब सोचते हैं कि अच्छा अब थोड़ा सा बढ़िया स्वेटर निकाले, थोड़ा ऐसे थोड़ा बहुत से काम चल जाता है तो ठीक ही है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की घटना काफी तेजी से बढ़ गई, हम लोग उसके तपीस को महसूस करते हैं। अब हमारी फसल महसूस करती है, हमारी पशु महसूस करता है, हमारे जल के स्रोत महसूस करते हैं, हमारा मानसून महसूस करता है। हर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इस ग्लोबल वार्मिंग की तपीस से तप नहीं रहा है, ठीक है कि नहीं? इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान में रखने की बात है कि ये जो आपका क्षेत्र है ये आर्द्र है। आर्द्र मतलब पानी अधिक होता है। आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र मतलब क्या हुआ? पानी अधिक। इसी का दूसरा टाइप है और वह है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन तीसरा टाइप, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है? शुष्क पर्णपाती वन। यह शुष्क पर्णपाती वन क्या है? 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर पानी की मात्रा। 100 से 200 क्या रहेगा? आर्द्र। और शुष्क में क्या रहेगा? 70 से, अधिकांशतः हमारा जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ मैदानी क्षेत्र जो है, यहां इस तरह का वनस्पति देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्र में इस तरह की वनस्पति देखने को मिलती है। कहां? उत्तर प्रदेश और बिहार। मान लिया बिहार में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में बारिश अधिक होती है, लेकिन बक्सर, रोहतास, कैमूर, अलवर, जहानाबाद में बारिश क्या होती है? कम होती है। और ये जो बेल्ट है आपका, ये जो शिवालिक का जो क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है? सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक। ये जो विंध्य क्षेत्र है, मध्य बिहार, दक्षिण बिहार का इलाका क्या? विंध्यन क्षेत्र है। और ये जो इलाका है नेपाल के बगल से जो हुआ बेतिया वगैरह, सोमेश्वर शिवालिक का, कल सिपाही में भी पूछ रहा था ये, ठीक है कि नहीं? किसका क्षेत्र? ऐसे ही आप इसको मैं बताता रहता हूं जब भी क्लासिफिकेशन करता हूं। तो सोमेश्वर शिवालिक का जो ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र किशनगंज तक सबसे अधिक पानी होता है। चाय की खेती होती है। किशनगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां चाय की खेती होती है। क्यों? क्योंकि वहां पानी की अच्छी खासा मात्रा है, जो चाय की खेती के लिए अनुकूल जलवायु चाहिए वो भी है। अब हमारे मैदानी क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती माने 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, तो कैसी वनस्पति मिलेगी? तो लिखेंगे वनस्पति पलास अमलतास। देखो, पलास अमलतास, तेदु, अक्सलवुड, तेदु अक्सलवुड,
अक्सल वुड, तेंदू से बीड़ी बनता है, तेंदू पत्ता से क्या बनता है, बीड़ी बनता है। तो लिख देना नोट में। भाई कहाँ रहता है जी? अच्छा अच्छा, महान महान परीक्षा थी। भाई देखिए आज नहीं था। कहाँ थे हम लोग? अक्सल वुड, अक्सल वुड, बेल, खेर, अमलतास, पलास, पलास, पलास जहां लगा होता है ना तो लगेगा कि जंगल में आग लगा हुआ, ऊपर से देखिएगा तो लगेगा कि जंगल में आग लगा हुआ। क्यों? क्योंकि पीला रंग का होता है। अब पलास जब हिलता है हवा में तो ऊपर से तुमको दिखाई दे, आग लग गया पूरा, ठीक है कि नहीं? तो उसको कभी कभी जंगल का आग पौधा भी कहते हैं। किसको? पलास को, क्योंकि इसका रंग जो होता है पीला होता है। तो स्वाभाविक है कि वो जब हिलेगा तो ऊपर से देखने पे कैसा महसूस होगा? आग लगा हुआ महसूस होगा। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं? राजस्थान में जो है पानी कम होता है, अभी पढ़े भी कि वन क्षेत्र भी कम है। भारत का एकमात्र जिला जहां सबसे कम वन है चूरू, 0.5% ही वन है। कैसे रहता है वहां का लोग, वही का जानेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए तो वहां लिख देंगे नोट में, राजस्थान का पश्चिमी और दक्षिणी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा और अधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति काफी कम पाई जाती है। नोट में लिख दिए थे तेंदुआ पत्ता से बीड़ी बनता है, लिख दिए थे? नहीं लिखे थे? देखो इकतीय नहीं लिखे, इकतीय लिख लिए। आप लोग लिखे तेंदू पत्ता से बीड़ी बनता है? तो लिख लो ना, नोट में लिख दो तेंदू पत्ता से बीड़ी बनता है। तेंदू की पत्ता से बीड़ी बनती है, ठीक है? अब आ जाइए जहां इससे भी कम वर्षा होती है, उसको कहते हैं कांटेदार वन क्षेत्र। राजस्थान का जो क्षेत्र है वो क्या है? नागफनी मिलता है, छोटे छोटे वृक्ष मिलते हैं, तो उसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्र। तो लिखेंगे चौथा, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंध कांटेदार क्षेत्र। उष्णकटिबंध कांटेदार क्षेत्र, उष्णकटिबंध कांटेदार क्षेत्र, उष्णकटिबंध कांटेदार क्षेत्र। ये उष्णकटिबंध कांटेदार क्षेत्र क्या है भाई? ये उष्णकटिबंध कांटेदार क्षेत्र में है कि वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। देखेंगे वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है, और कई घास और झाड़ियां प्राप्त होती हैं। चलिए कहां मिलता है? 3 एंगल से पढ़ते हैं ना। वर्षा की मात्रा पढ़ते हैं कितना, और दूसरा एंगल क्या पढ़ते हैं? कहां पाया जाता है, और तीसरा एंगल किस तरह का उसमें संसाधन मिलते हैं। यही 3 एंगल पढ़ते हैं। चौथा यदि कोई बहुत विशिष्ट हुआ तब, जैसे पलाश को जंगल की आग कहते हैं, जैसे तेंदू पत्ता से बीड़ी बनाते हैं, जैसे साल से रेलवे ट्रैक बनाते हैं, जैसे फर्नीचर के लिए सागवान लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जैसे चंदन की लकड़ी, कर्नाटक, ये सब क्या विशेष अभियुक्ति है, विशेष महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में करके लाइए, ठीक है कि नहीं? आगे बढ़िए। टाइट रहो जी, बैठो।
2 घंटा पढ़ता है, थक जाता है। 6 बजे से यहाँ पर है खड़े। कितना देर ब्रेक लिया है? मैक्सिमम आधा घंटा, उतना भी नहीं लिया है। 1:45 में मैं पहुंच गया हूँ, 1:30 में मैं पहुंच गया था। तो आप लोग को फिर एक्टिवेट करना पड़ता है ना, ठीक है, टाइट रहो ना। उसे मास्टर भी टाइट रहता है, अदरवाइज तुम सुस्त लगेगा, कौन किसको किसको पढ़ा रहे हैं हम, समझ में नहीं आता है। इसलिए एकदम एनर्जेटिक रहिए हमेशा। आगे चलिए नेक्स्ट। हाँ, अभी टाइट होके बैठ गई है। हाँ, इतना भी नहीं टाइट हो जाओ कि तुम्हारा गर्दने दुखा जाए। चलिए, उदाहरण किस क्षेत्र में मिलता है? यह दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी मिलते हैं, और अन्य राज्यों में भी मिलते हैं। ठीक है, बिहार में मिलता है, ऐसा नहीं है। बिहार में, मध्य बिहार में कुछ जिला ऐसा है जहां सबसे कम बारिश होती है। कैमूर वगैरह में जाइएगा तो कम बारिश होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। अरे कम बारिश का तो क्षेत्र हर जगह है। ठीक है, इसी कड़ी में देखिए, अब ये सब तो क्षेत्र है, क्या क्या मिलता है। तो यहाँ बहुत बड़ा वनस्पति नहीं मिलेगा, साल सागवान की तरह नहीं मिलेगा। यहाँ कैसा मिलेगा? छोटा छोटा झाड़ियां मिलेगी। ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा, जैसे खेजरी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजरी ब्रैकेट में लिख दो, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजरी। खेजरी, पलास, खैर, खजूर, खैर, खजूर, बेर, बेल, बेर, बबूल, बेर और बबूल, बेर और बबूल, बेर और बबूल। ठीक है, इतनी। हाँ जी, तो आपका इतना उदाहरण आपकी इस उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और अंतिम वनस्पति क्या है? अंतिम वनस्पति है मैंग्रोव, जिसको बिलंचली कहा जाता है। तो लिखेंगे, तो कांटेदार में क्या क्या पढ़े? कितना प्रतिशत, कितना सेंटीमीटर से कम? कहां कहां है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई शुष्क क्षेत्र। कौन कौन से उदाहरण बोलो? खेजरी सबसे इंपॉर्टेंट। खेजरी, खेजरी किस राज्य का, खेजरी किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। इसके बाद नीम, नीम के बाद बेर, माने जिसमें कांटा लगा हो। खजूर, ये सब किस में आ जाएगा? सब कांटेदार वनस्पति में आ जाएगा। अब चौथा, पांचवा क्या है? लास्ट, मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको लिख दो, इसको हम लोग बेलांचली भी कहते हैं। एनसीईआरटी का शब्द दे दिया तो जानता हुआ क्वेश्चन फंस जाइएगा। अनूप भी कहते हैं, अनूप वनस्पति भी कहते हैं, और बेलांचली भी कहते हैं। ठीक है, अनूप और बेलांचली। ठीक है, यह आर्द्र भूमि के क्षेत्र में पाया जाता है। आर्द्र भूमि के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको रामसर स्थल के नाम से जानते हैं, जिसे रामसर स्थल के नाम से जानते हैं, जिसे रामसर स्थल के नाम से जानते हैं।
जिसे रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे रामसर स्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रहे कि भारत में 85 रामसर स्थल है, जिसमें सबसे अधिक रामसर स्थल है। बस सबसे अधिक तो तमिलनाडु में है। अब लिखिए, लेकिन ध्यान रहे कि सबसे अधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में प्राप्त होते हैं। पश्चिम बंगाल में प्राप्त होते हैं। पश्चिम बंगाल में प्राप्त होते हैं। इसकी जड़ स्तंभ जड़ के रूप में जाना जाता है। इसकी जड़ स्तंभ जड़ के रूप में जाना जाता है। स्तंभ जड़ के रूप में जाना जाता है। न्यूमेटोफोर के रूप में याद रखना है। न्यूमेटोफोर, इसकी जड़ को क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ या न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर के रूप में याद रखना है। 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 याद रहे कि भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र, याद रहे कि भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरबन पश्चिम बंगाल है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल है, जिसे विश्व धरोहर सूची में भी रखा गया है। जिसे विश्व धरोहर सूची में भी रखा गया है। जिसे विश्व धरोहर सूची में भी रखा गया है। और सुंदरबन का क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? किस जंतु विविधता के लिए जानते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन में क्या मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। भूलेंगे नहीं। मैंग्रोव कार्बन पृथक्करण के दृष्टि से भी, कार्बन पृथक्करण के दृष्टि से, जल की गुणवत्ता के दृष्टि से, कार्बन पृथक्करण की दृष्टि से और जल शुद्धता के दृष्टि से भी, ये जल को शुद्ध भी करता है। जल शुद्धता के दृष्टि से भी जाना जाता है। जाना जाता है। आप में से कौन बताएंगे कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां मैंग्रोव भी है, सदाबहार वनस्पति भी है, मॉनसून वनस्पति भी है, मैंग्रोव भी है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है? मैंग्रोव भी है, सदाबहार भी है, मॉनसूनी भी है। और एक ही क्षेत्र ऐसा है जहां ये तीनों है। गुजरात। अपना दिमाग को किसी म्यूजियम में रख दीजिए। कौन बोला है गुजरात? अपने दिमाग को किसी म्यूजियम में रख दीजिए, आने वाला पीढ़ी उसकी पूजा करेगा। गजब हाल है। इतना भी दिमाग नहीं। अभी पढ़े हैं 98% अंडमान निकोबार, जहां सभी प्रकार के वनस्पति होंगे, तभी ना इतने बड़ी संख्या में वनस्पति प्रतिशत के रूप में, घनत्व के रूप में रहेगा। वो कितना भी पढ़ा देंगे उससे नहीं होगा। जब तक दिमाग का उपयोग नहीं करिएगा तब तक कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा।
अभी बताए थे ना 98%, वहां सभी प्रकार के वनस्पति हैं। वहां नोट में लिख दो, अंडमान एक ऐसा क्षेत्र है भारत का, अंडमान एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जहां मैंग्रोव, जहां मैंग्रोव, जहां मैंग्रोव सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति और मानसूनी वनस्पति भी पाए जाते हैं, और मानसूनी वनस्पति भी पाए जाते हैं, मानसूनी वनस्पति भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। नोट नंबर 2, पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात और अंडमान में सबसे अधिक मैंग्रोव पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात और अंडमान निकोबार में मैंग्रोव सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। इतनी बात आप यदि याद करके रख लेते हैं तो आपको कहीं कोई कठिनाई किसी भी परीक्षा में नहीं आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा ऊंचाई के आधार पे, ये तो हुआ आपके रेनफॉल के आधार पे वनस्पति का टाइप, एक होता है ऊंचाई के आधार पर, तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर वनस्पति, वनस्पति के निम्नलिखित टाइप, निम्नलिखित टाइप जैसे, जैसे जैसे जो सबसे नीचे लिखेंगे 1500 मीटर से, 1500 मीटर से नीचे, 1500 मीटर से नीचे पाए जाने वाले वनस्पति, 1500 मीटर से नीचे पाए जाने वाले वनस्पति, वनस्पति हिमालय के, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में मिलते, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में मिलते, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में मिलते। 1500 से 3000, 1500 से 3000, 3000 मीटर में पाई जाने वाले वनस्पति बीलो, 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 देवदार, देवदार, बीलो, देवदार, बीलो, देवदार, पाइन, स्प्रू, पाइन, स्प्रू, स्प्रू, पाइन, स्प्रू, स्प्रू, पाइन, स्प्रू, देवदार, सेडार, सेडार, सेडार इत्यादि है।
इनमें नोट लिख देंगे। बीलों से क्रिकेट का बैट, बीलों से क्रिकेट का बैट बीलों से क्रिकेट का बैट तैयार किया जाता है। बीलों से क्रिकेट का बैट तैयार किया जाता है। किससे? किससे? बीलों से। 3000 मीटर से के ऊंचाई पर, 3000 मीटर की ऊंचाई पर, 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? कोनीफेरस, अल्पाइन, कोनीफेरस या अल्पाइन वनस्पति, कोनीफेरस या अल्पाइन वनस्पति या अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। कोनीफेरस या अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। और उसके बाद तो इतना ठंडा रहता है, पानी कम रहता है कि वनस्पति ही नहीं पाई जाएगी, लाइकेन पाई जाएगी। तो लिख देंगे 4500 मीटर से ऊपर, 4500 मीटर से ऊपर लाइकेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाइकेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाइकेन पाई जाती है। बस, ठीक है। इतनी बात आप बचा के रख लेते हैं तो आपका, हालांकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो रेनफॉल के आधार पे जो आपको पढ़ना है उसी से जुड़ा हुआ आप उन तथ्यों पे नजर करके रखें तो अच्छा है। लास्ट में जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट पढ़ते हैं। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। ठंडे ध्रुवीय प्रदेश में, ठंडे ध्रुवीय प्रदेश में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। जैसे काई और लाइकेन, जैसे काई और लाइकेन, जैसे काई और लाइकेन। लाइकेन अलगी और फंजाई के बीच की कड़ी है। लाइकेन अलगी और फंजाई के बीच की कड़ी है। अलगी और फंजाई के बीच की कड़ी है। लाइकेन अलगी और फंजाई के बीच की कड़ी है। कौन? लाइकेन अलगी और फंजाई के बीच की कड़ी है। उसको याद रखिएगा। जिसका उपयोग वायु प्रदूषण के, जिसका उपयोग वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में भी हम लोग करते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में भी करते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले आजादी के बाद वन संरक्षण की नीति, आजादी के बाद वन संरक्षण की नीति वन संरक्षण की नीति 1952 में बनाई गई।
1952 में बनाई गई, जिसे 1988 में संशोधित किया गया, जिसे 1988 में संशोधित किया गया, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। किसे? उस वन नीति को। ठीक है। सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुशंसा के आलोक में, राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुशंसा के आलोक में, राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुशंसा के आलोक में किए जाते हैं, किए जाते हैं। नेक्स्ट, हिमालय के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, हिमालय के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिसे टैगा के नाम से जानते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिसे टैगा के नाम से जानते हैं, जिसे टैगा के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे टैगा के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? टैगा के नाम से जानते हैं, भूलेंगे नहीं। वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे पहला अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे पहला अधिनियम 1972 में ही लाया गया, 1972 में ही लाया गया, 1972 में लाया गया, 1972 में लाया गया, जिसे या जिसके द्वारा राष्ट्रीय पशु, जिसके द्वारा राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर घोषित किया गया, मोर घोषित किया गया। राष्ट्रीय पक्षी, और बायोलॉजी में रोज बता रहे हैं, पैंथेरा टिग्रिस और पावो क्रिस्टेटस। पैंथेरा टिग्रिस किसका नाम है? बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टेटस किसका नाम है? मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, सदाबहार क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र में घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान में रखें कि शीतोष्ण सदाबहार वन क्षेत्र, शीतोष्ण माने जहां जहां बर्फ गिरती हो, तो शीतोष्ण सदाबहार क्षेत्र का पानी अधिक होता है, बर्फ नहीं गिरती हो, मतलब ठंडापन हो। हिमालय के क्षेत्र है, चाइना का कुछ क्षेत्र है, तो इन सब क्षेत्रों में यूकैलिप्टस बहुत मिलता है, बांज, और उसके रस से डायबिटीज भी ठीक होता है। तो लिख देंगे शीतोष्ण सदाबहार वन क्षेत्र के उदाहरण हैं
बांज, यूकैलिप्टस, चीर, चीर, चीर इत्यादि। एवं यहां लिख देंगे, एवं यहां, एवं इन क्षेत्रों में मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं, मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में, या भारत में नहीं लिखो, विश्व में, विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कई घास के मैदान पाए जाते हैं जिनके नाम निम्नलिखित है। इसको टिक लगा लो लाल कलम से, एक क्वेश्चन यहां से देता है बीपीएससी, इस पर टिक लगा लीजिए, भूलिएगा नहीं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित है, उस पर टिक लगा दिए। जैसे एक दिन शायद और लिखाया भी है, ब्राजील को कंपास, ब्राजील में क्या कहते हैं, कंपास, तो लिख दो ब्राजील कंपास, उस पर टिक लगाइए, टिक, ब्राजील कंपास। तो कंपास कहां पाया जाता है, कंपास क्या है, घास का मैदान है। कैसा घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। कहां पाई जाती है, ब्राजील में। इसका लिख देंगे सवाना, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, डैश डैश करके लिख दो ना, वर्टिकल लिख दीजिए और डैश डैश, पूर्वी अफ्रीका सवाना। वेनेजुएला लानोस, वेनेजुएला लानोस, ठीक है, वेनेजुएला लानोस, इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा तीन को। पहला कौन है, ब्राजील, कहां, ब्राजील में कौन, कंपास, और तीन एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। अब तब लिखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित है। जैसे अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना पंपास, पंपास, अर्जेंटीना पंपास। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, उत्तरी अमेरिका प्रेरी। दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट। मध्य एशिया स्टेपी, मध्य एशिया स्टेपी, मध्य एशिया स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया डाउन, ऑस्ट्रेलिया डाउन, ऑस्ट्रेलिया डाउन, ऑस्ट्रेलिया डाउन। फिर से बोलो, पहला शीतोष्ण कटिबंधीय में पंपास, कहां, अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना पंपास। दूसरा है उत्तरी अमेरिका प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, और मध्य एशिया स्टेपी। उष्ण कटिबंधीय में कंपास कहां है, ब्राजील, और लानोस वेनेजुएला, सवाना अफ्रीका। ये दो घास का मैदान याद रखिएगा, एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और याद रखिए कि सदाबहार क्षेत्र में घास के मैदान नहीं पाए जाते। कभी आपको यदि दे दे तो चुनने में आसानी होगी। ये जो 5-6 तथ्य है ऊपर में लिख दीजिए, आउट, परीक्षा में आउट है वो,
यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, लिख लो। आउट माने घास का मैदान और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, घास का मैदान और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक दिन लिखा चुके हैं आपकी कॉपी में, लिखा हुआ है ना प्रकाश जी? हाँ है, ठीक है। यहां दोनों से 2 क्वेश्चन आना तय है, और वनस्पति से किसी न किसी एंगल से एक आध क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति होती है, तो इसको याद रखिएगा। इसी कड़ी में अब वनस्पति हमारा वन संरक्षण के लिए भी बड़ा उपयोगी है, वन्य जीव जो प्राणी है उसके लिए भी बड़ा उपयोगी है। विशेष तो इससे जुड़ा हुआ जो कंटेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, तो ऑलरेडी आप पढ़े हैं, वो सबको आप कहाँ पढ़ते हैं? इन्वायरमेंट की कक्षा में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट में, भारतीय वनस्पति के डेंसिटी अधिक वाले क्षेत्रों में, डेंसिटी अधिक वाले क्षेत्रों में 107 नेशनल पार्क, 107 नेशनल पार्क, 107 नेशनल पार्क, 600 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, 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 मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1972, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम 1972 के द्वारा, के तहत, द्वारा नहीं, के तहत भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है। इनमें 12 जीव मंडल विश्व नेटवर्क के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इनमें 12 जीव मंडल, इनमें 12 जीव मंडल क्या है? इनमें 12 जीव मंडल विश्व नेटवर्क में भी मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त है, ठीक है, याद रखिएगा। किसमें मान्यता प्राप्त है? किसमें मान्यता प्राप्त है? विश्व नेटवर्क में भी मान्यता प्राप्त है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी सब पढ़े हैं, चलिए पूछताछ थोड़ा कर ले। खड़ा होइए जी। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थापित किया गया था? खड़े होइए। नहीं, पहले इनसे एक एक करके पूछेंगे, अब तो रोज पूछेंगे हम। आपसे पूछे हैं?